नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में जहां हम बात करेंगे सेहत की, जीवन शैली की और आयुर्वेद की अनमोल विधियों की। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एम.एच. मंसूर जी, जो अपने 23 सालों के तजुर्बे और नुस्खे से अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, स्नोफीलिया, साइनसाइटिस और स्किन एलर्जी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के साथ हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रब्बान, जो उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ रहते हैं। डॉक्टर साहब को बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है और इनके देश भर में अनेक सेंटर्स चलते हैं। खास बात यह है कि डॉक्टर साहब अपनी अनूठी हैदराबादी मछली चिकित्सा और आयुर्वेदिक टिप्स से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना चुके हैं। तो आइए बिना कोई देरी किए जानते हैं उनसे सांस से जुड़ी हुई बीमारियों और उसके समाधान के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर रब्बान, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रोंकाइटिस है, ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, ये आजकल बहुत हो रहे हैं, बहुत कॉमन हो गया और इवन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में तक में देखने में आ रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? एलर्जी की समस्या के कारण से ये बीमारी ज़्यादातर फैल रहा है और लोगों का खान पान, रहन सहन, जब कभी भी हम रास्ते में चलते हुए धूल डस्ट का मुकाबला करते हैं, हमारे सामने जब कभी कहीं से गुजरते हैं तो धूल डस्ट होता है और एटमॉस्फेयर की जो गंदगी होती है इसके कारण से, प्लस प्रदूषण इसका असल वजह है, जिसको लेकर के पेशेंट के अंदर एलर्जी पैदा होती है। और जब एलर्जी पैदा होती है तो सांस की नली में सिकुड़नापन पैदा होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ऐसा होने के बाद सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती है, तो जाहिर सी बात है सांस की नली जब सिकुड़ जाएगी तो एयर पैसेज बंद बंद सा होता है और ऐसे में सांस की दिक्कत होती है। ये मुख्य कारण है जी। अच्छा, ये बीमारी क्या जन्मजात भी है क्या? बहुत हद तक देखा जाता है, हेरिडिटरी तो होती ही होती है। हेरिडिटी है? हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है कि हेरिडिटी भी होती है और ये जो बीमारी है अस्थमा ब्रोंकाइटिस जो आपने बताया, इसमें ये एक्वायर्ड भी होती है। हेरिडिटी और जेनेटिक्स का मतलब कि जो बाय बर्थ है, कॉन्जेनाइटल जिसको हम कहते हैं। बाकी जो जेनेटिक्स मतलब कि फादर मदर में या ग्रैंडफादर में किसी में रहा हो। और एक्वायर्ड का मतलब ये है कि जो बाद में किसी कारणवश जो है इस बीमारी का होना, उसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। कि जैसे बताया कि धूल डस्ट वगैरह का की वजह से होना, या फिर पॉल्यूशन, जल्दी जल्दी जो सर्दी जुकाम होती है तो उसको निकलने ना देना, उसको एलोपैथिक मेडिसिन से रोक देना, वो भी रीज़न है। वो भी सबसे बड़ा रीज़न है, डस्ट वगैरह पॉल्यूशन की वजह से। और जो सर्दी जुकाम हमें मौसम की वजह से होता रहता है, उसको निकलने ना देना। और एलोपैथिक मेडिसिन से तुरंत, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट है, मतलब कि जो जॉब वर्किंग वाले लोग हैं उनको एक दिन भी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना है। चाहते हैं कि आज हुआ ज़ुकाम तो कल वो ठीक हो जाए, क्योंकि आगे काम करना है लोगों को, उसे निकलने नहीं देना है। बॉडी का टॉक्सिन होता है वो जो निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी रोकना। और ऐसे करते करते कई समय पे जो है वो बॉडी में ही इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से फिर ये एक जो एक्यूट होता है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। जब कभी किसी को एलर्जी की शिकायत होती है जी। मतलब कि एलर्जी जैसे धूल डस्ट से टकराया जी। और ऐसे जगह गया जहाँ ऑलरेडी जो है पोल्यूशन है और वहाँ पर पोल्यूशन के कारण से उसको रनिंग नोज, सर्दी जुकाम ये सब होता है, तो उसमें क्या है, पेशेंट ये चाहता है कि फ़ौरन उपाय हो जाए, रिलीफ मिल जाए इमीडिएट। हाँ, फ़ौरन रिलीफ हो जाए जी। पेशेंट की जल्दीबाजी इस बीमारी को और बढ़ावा देता है। अच्छा। जबकि इसमें करना ये चाहिए कि जब प्रकृति की देन है जी। ये प्रकृति की देन है, इंसानी ज़िंदगी जब है तो बीमारी भी है जी। और इसमें जब कभी भी मौसम बदलेगा तो सर्दी जुकाम छींक ये सब तो होगा, नेचुरल है ये। हाँ, ऑलरेडी जिसके बॉडी में जो पेशेंट एलर्जिक है पहले से, जी। वैसे पेशेंट के लिए क्या है कि मौसम का चेंज होना, रनिंग नोज होना, सर्दी जुकाम होना और उसके बाद उसको रोक देना, एलोपैथिक दवाई एंटी एलर्जिक दवाई से उसको रोक देना, जी। वो क्या होता है फिर इकट्ठा होता है। जी। जी। और बार बार ऐसा होता है तो बार बार इकट्ठा करना, तो बॉडी के अंदर ही तो इकट्ठा होगा जी। और वो जमा होता जाता है,
पेशेंट कुछ टाइम के बाद क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक हो जाता फिर क्रॉनिक होने के बाद इसके साथ ही अटैच हो जाता है ब्रोंकाइटिस, है। अच्छा। एलर्जी के बाद एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, फिर सांस का फूलना, सांस की दिक्कत होना, चूँकि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, जी। सांस की नली में सिकुड़नापन आ जाता है। बाधित हो जाती है। हाँ, सांस की नली बाधित होती है, सिकुड़नापन आता जी। है, कॉन्ट्रैक्शन, सांस की नली में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। कारण ये होता है कि पेशेंट को सांस में दिक्कत होती है। अब उसकी राहत के लिए वो जनरली जो अभी चल रहा है कि इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, जी। एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जी, जी। एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो मैं उसके कारण से और जो है इकट्ठा होगा और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। अच्छा। हम उसको जमा कर रहे हैं। अच्छा। ऑलरेडी जो है पेशेंट खुद से जल्दी राहत पाने के लिए उसको एक और रनिंग बढ़ा रहा है। नोज कभी भी अगर हो तो उसको चलने दें। ये अच्छा। प्रकृति की देन है। जी। हम शरीर है हमारा, जी, तो जी। बीमारी भी है। जी। तो जब हमारे सामने या हम ऐसे जगह जाएंगे जहाँ की प्रदूषण है, तो वहाँ धूल धुआं के कारण से, डस्ट के कारण से जी। और कई कारण है। पेशेंट के अंदर का अपना जो है इम्यूनिटी पावर का कमज़ोर होना, तो ये सारा फैक्टर होता है जी। इस बीमारी की शुरुआत के लिए। जी। तो डॉक्टर मंसूर, मैंने देखा आपकी एक हैदराबादी मछली चिकित्सा है और उसकी बड़ी चर्चा रहती है। हमारे दर्शकों को बहुत क्यूरियोसिटी होगी, आज आप बैठे हैं स्टूडियो में तो आपसे पूछना लाजमी है। आप जरा उसके बारे में बताएं, वो कैसी चिकित्सा है और सुनते हैं बड़ी इफेक्टिव है। ये हैदराबादी प्रसिद्ध मछली की दवाई द्वारा जो इलाज देते हैं हम, इसके असरात हमने देखे हैं कि जब मछली खिलाई जाती है पेशेंट को, खिलाने के थोड़ी देर में उसके बॉडी में कुछ ऐसा होता है, एलर्जी में कमी आ जाती है और पेशेंट को राहत मिल जाता है तुरंत? हाँ, वाह। तुरंत कुछ कुछ ही देर आधा में? कुछ ही देर में, बहुत अच्छा आधा है। एक घंटे में, बहुत अच्छा है। आधे एक घंटे में जी। पेशेंट को राहत मिल जाता है। और पेशेंट खुद कहते हैं कि बनिस्बत पहले कि अब कुछ रिलैक्स मिल क्या रहा बात है। हाँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मछली की जो मेडिसिन है ये, जिसके बारे में आपने ज़िक्र किया, जी। इसको मेडिसिन, ये मछली जो होती है ये मेडिकेटेड होती है। मेडिकेटेड मतलब कि इसमें जो मेडिसिन ऊपर से लगा के फिर ये मछली को खिलाया जाता है, ताकि जो ब्रोंकाइटिस में जो इन्फ्लामेशन उसके अंदर आया हुआ है ब्रोंकियल्स में, उसके अंदर काफ़ी हद तक जो कमी है वो बहुत जल्दी आए। इसको जल्दी जो है कंट्रोल में लाने के लिए ये मछली जो है असरदार होती है। अच्छा डॉक्टर अब्बान, यहाँ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ये मछली जीवित होती है या मृत होती है? नहीं, बिल्कुल, ये मछली जो है जीवित होती है। अच्छा। जिंदा मछली होती है जो खिलाई जाती है। कई पेशेंट ये बाद में बोलते भी है कि अभी तक मतलब कि हमारे स्टमक में चल रही है। अच्छा। लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद जो है फिर वो अपना सेटल हो जाती है। ओके। ऑक्सीजन नहीं मिलता है, हाँ, वो मर तो जाती है। स्वाभाविक है। फिर मेडिसिन का फंक्शन शुरू होता है उसका, जी। ऐसे। तो ये मछली जो होती है ये जिंदा मछली होती है जो कि मेडिकेटेड होती है। और कई मतलब कि लोग मिलते हैं, जैसे हमारा ऑल ओवर इंडिया में जो है कई जगह सेंटर्स हैं जहां हम जाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं। तो पेशेंट्स के भी कई तरह के सवाल होते हैं कि ये मछली जो खिलाई गई है ये कैसी है, ज़िंदा है, क्या है, तो उनको भी बताया जाता है। और खिलाने के बाद भी काफ़ी देर तक जो है ये मछली जो है थोड़ी सी जीवित होती है, लेकिन बाद में वो सेटल डाउन हो जाती है। अब तक के कई सालों के इलाज के बाद हमने खुद महसूस किया है कि जब कभी किसी पेशेंट को मछली खिलाई जाती है तो मछली खिलाने के आधे एक घंटे के अंदर पेशेंट ये कहता है कि पहले के बनिस्बत थोड़ा सा राहत मिला है। जी, इमीडिएट राहत मिलती है हाँ, उनको। इमीडिएट थोड़ा सा राहत मिला है। जी। चूँकि मछली के मुंह में जो मेडिसिन के साथ देते हैं हम, और ऐसे भी अगर आम आदमी भी डायरेक्ट सिर्फ मछली ना भी ले, सिर्फ दवाई थोड़ी सी दवाई अगर जुबान पर लेकर के उसको चूस ले तो भी राहत मिलती है। लेकिन वो राहत फ़ौरन जो राहत देती है वो मेडिसिन देती है, लेकिन मछली उसके कुछ टाइम के बाद उसके असरात शुरू होते हैं। और जब शुरू होता है, उसका असर शुरू होता है, तो पेशेंट को सांस की दिक्कत में आराम मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। पेशेंट को देखने के बाद जब हम उसका इलाज शुरू करते हैं
तो अपने पास से एक बार में 3 माह की दवाई देते हैं, अच्छा जिसके चार्जेस 1800 रुपये हम लेते हैं पेशेंट से। जी। और सप्ताह में 2 बार पेशेंट का जो डोज होता है दवा मेडिसिन का, सप्ताह में 2 बार का होता है, हफ्ता में 2 बार का होता है। हर 3 दिन के बाद एक खुराक सुबह खाली पेट, हर 3 दिन के बाद सुबह खाली पेट, ऐसे करके जो है मेडिसिन हम उसको देते हैं। और जब 2-4 खुराक दवाई लेने के बाद पेशेंट राहत बताता है, डिपेंड इस पर करता है डिजीज कितना पुराना है। अच्छा ये भी मैटर करता है जी। डिजीज कितना पुराना है। डिजीज अगर ज़्यादा पुराना है, जैसे 20 साल की बीमारी है, 30 साल की बीमारी है, हमारे पास आने वाले जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, बहुत पुराने होते हैं। पुराना अस्थमा वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं। अच्छा अब वैसे में जितना जो करंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जिसको 6 महीना हुआ है शुरू हुए या 1 साल हुआ है शुरू हुए, तो उसको तो एक ही खुराक में वहाँ देते हैं, उसी जगह आराम मिल जाता है, रिलैक्स हो जाता है। अच्छा लेकिन जो 10 साल की बीमारी है, 20 साल की बीमारी है, हमारे पास आने वाले पेशेंट एलोपैथ में पहले इलाज लेते हैं वो, और एलोपैथ में इलाज लेने के बाद जब उससे थक जाते हैं तब हमारे पास आते हैं। तब तक में वो 20 साल 30 साल गुजर चुका होता है इलाज लेते हुए। जिस पेशेंट को लंबे टाइम से अस्थमा की शिकायत होती है, सांस की दिक्कत होती है, वैसे वाले पेशेंट को फ़ायदा होने में भी देर लगता है। लेकिन पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जनरली पेशेंट ये सोचते हैं कि जाने के साथ ही फ़ौरन आराम मिल जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है और शुद्ध जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई होती है। अच्छा। इसमें एलोपैथ का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आपने एक बात, जैसे मैंने पढ़ा भी आपके बारे में, आपने बताया भी कि मछली को दवाई के साथ आप देते हैं जी। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं, जो बिल्कुल खाते ही नहीं नॉनवेज, उनके लिए क्या सॉल्यूशन होता है? जो शाकाहारी है उनके लिए भी जो है इसके लिए इलाज है। ऐसा नहीं है कि जो मांसाहारी है वही ले सकते हैं। जो शाकाहारी है उनको जो है वो केले में वो दवाई को डाल के दिया जाता है। केले में? हाँ, केले में वो दवाई को डाल के दिया जाता है और उसमें भी वो उतनी ही असरदार होती है। अच्छा। बाकी जैसा कि बताया कि 3-3 महीने के टाइम पीरियड के हिसाब से जो है हमारा कोर्स होता है मेडिसिन का, कि 3 महीने के ही अनुसार दवाई दी जाती है 3-3 महीने से, और हफ्ते में ये 2 दिन लेनी होती है, सुबह खाली पेट। अच्छा, ये इसका तरीका होता है। अच्छा, इसमें जो मछली या केले के साथ दवाई देने का है, ये एक बार का है, वन टाइम, या बार बार देना होता है? ये साल में एक बार ही देना होता है। मछली या केले वाली दवाई इसको स्पेशल डोज कहते हैं। स्पेशल डोज? हाँ, ये स्पेशल डोज है, वो साल में एक बार देते हैं। एक बार साल में? हाँ। ठीक। 4 साल में 4 डोज हुआ। ये भी उनको जो बहुत क्रॉनिक जिनकी डिजीज है, हाँ, उनको जरूरत पड़ती होगी 4 साल हाँ, हर साल एक मछली या मछली वाली दवाई। ठीक। अच्छा, ये बात तो रही हैदराबादी मछली की, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, मशहूर हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मछली के अलावा भी आयुर्वेदिक नुस्खा है ना आपके पास कोई? मैंने सुना है, आपको स्टडी किया जितना। हाँ। तो वो क्या नुस्खा है? हमारी मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है, कुछ भस्में होती है जो रसायन के तौर पर जिसे माना जाता है जी, और इसके कॉम्बिनेशन को मिला करके जो है इस मेडिसिन को हम तैयार करते हैं। जी। अवलेह के तौर पर, जिसको उर्दू में माजूम कह सकते हैं, जी, माजूम के तौर पर, अवलेह के तौर पर दवाई तैयार करते हैं और अवलेह को ही सप्ताह में 2 बार देते हैं हम। वही मेडिसिन है। अच्छा। हाँ, जिसको सप्ताह में 2 बार देते हैं। हर 3 दिन के बाद एक खुराक दिया, उसके 3 दिन के बाद दूसरी खुराक दिया, उसके फिर 3 दिन के बाद तीसरी खुराक दिया, उसके फिर 3 दिन के बाद चौथी खुराक दी। ऐसे करके जो है मतलब डोज दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ आपकी आयु इतनी है, आपने कितने सैकड़ों लाखों लोगों को देखा होगा, ट्रीट किया होगा, और बहुत लोगों को, क्योंकि आप इतने मशहूर हैं, लोग सोशल मीडिया पे भी आपके बारे में बहुत इंक्वायरी करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जैसे पूरे देश में सेंटर्स के माध्यम से आप ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें कुछ ऐसे केसेस आए आपके सामने जो यादगार बन के रह गए हों? ऐसे तो हमारे पास आने वाले पेशेंट में बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहे हैं जो जिसे कह सकते हैं कि पुरानी से पुरानी बीमारी है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ठीक हो पाएगा। आपने भी नहीं सोचा था? हाँ, हमने भी नहीं कभी सोचा, हकीकत है जी। हाँ, कि हमने भी कभी ये नहीं सोचा कि ये ठीक हो पाएगा। पेशेंट को देखने के बाद, जिसको कि
30 साल 35 साल पुरानी बीमारी है। जो पेशेंट आते हैं हमारे पास 80 साल के, जी अब वो कहते हैं 30 साल से हमें अस्थमा की शिकायत है, 30 ईयर्स से हमें अस्थमा की शिकायत है। जी तो उस वक्त जब हम उसके लंग्स को देखते हैं तो उसमें हम ये महसूस करते हैं कि पता नहीं ये ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने कई सारे ऐसे पेशेंट को देखा है कि वो ठीक हो गया है। ठीक हो जाते हैं। हाँ, क्या बात तब जा कर के हमारा हौसला और बढ़ता गया है। जी और हमने इस इलाज को ख़ास तौर पर लिया। जी इसमें हमारे आने वाले पेशेंट में यूँ तो सभी तरह के होते हैं, अमीर गरीब सभी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रमा देवी जी जब एकदम से मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपके अस्थमा के इलाज के लिए जो है मैं आना चाहती हूँ, क्या हमारा इलाज हो जाएगा। हमने कहा हाँ आ जाइए मैम, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगी। जी और फिर आकर दवाई लेने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट उन्होंने दिया, मेरा हौसला बढ़ा। क्या बात। उसके अलावे जो राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर जिस टाइम राबड़ी देवी थी, उनके फादर शिव प्रसाद चौधरी जी ने हमारा इलाज लिया है। अच्छा वाह। और इलाज लेने के बाद संतुष्टि पूर्वक जो है उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपकी दवाई मुझे फ़ायदा किया है। बहुत अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई और दो घटना आपने बिहार से ही बताई हैं। हाँ हाँ, मुझे ध्यान है कि आपको एक बिहार सरकार द्वारा एक सम्मान भी मिला है, तो क्या उसका कुछ ऐसा ही कारण है क्या? हाँ हाँ जी बिहार सरकार द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र मिला है। अच्छा जो हमने इंटरनेट पे डाला हुआ है, दिया हुआ है। और जब पहली बार रमा देवी जी हमारे पास हमें फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब अस्थमा की शिकायत है हमारे बेटे को, सॉरी उनके बेटे को, अच्छा हमारे बेटे को अस्थमा की शिकायत है, क्या वो ठीक हो पाएगा। मैंने कहा अब तक जो हमने इलाज दिया है उसके बिना पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जबकि रमा देवी एक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री, हाँ स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जी उस वक्त मुझे थोड़ा हेजिटेशन तो हुआ था जी कि मंत्री हैं, क्या पता आगे कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन जब उन्होंने मेडिसिन ली हमारी और इलाज लेने के बाद जब उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया और बताई और एक बार नहीं बल्कि कई बार आकर के जो है मछली खा के गई, ट्रीटमेंट लिया। हाँ अपने बेटे का इलाज लिया। मतलब जो व्यक्ति बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं ले सकता है, चिकित्सा ले सकता है, वो आपके पास आके आपसे संतुष्ट होके जा रहा है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो आए दिन ऐसे पेशेंट आते रहते हैं, बहुत सारे हैं। हाँ वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जिस टाइम थे, अच्छा उनके ब्रदर इन लॉ हमारे पास आए थे। अच्छा उन्होंने इलाज लिया जी, और कंप्लीट इलाज लिया जी। आज हर तीन महीने पर हम बुलाते थे और वो आते थे, ठीक हो गए और आके दवाई लेके जाते थे और बिल्कुल ठीक हुए। बहुत बढ़िया। अब का रिजल्ट नहीं कह सकता, लेकिन जब तक हमारे पास आते रहे तब तक मैंने देखा कि वो बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो चुके थे। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आपसे चल रही है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इसके लिए कोई ऐसे टिप्स हैं, आसान टिप्स जो जनरल रूटीन में कोई व्यक्ति अपनाए और इसका स्वास्थ्य लाभ ले सके या इसको अवॉइड कर सके सिचुएशन को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशेंट को खान पान पर ध्यान देना चाहिए जी। एलर्जी टेस्ट और एलर्जी पैनल टेस्ट करें, और एलर्जी पैनल टेस्ट में जिन चीज़ों का एलर्जी आता है उन सभी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अच्छा तो ऑलरेडी ये बीमारी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना पहुंचाता है। और जब हो जाए डिजीज हो जाए तो जो हमारी मेडिसिन है इसको जैसा कि लेने का डोज है, डोज के हिसाब से, हाँ डोज के हिसाब से लिया जाए और परहेज के मुताबिक। अच्छा, जिसमें परहेज सभी रहता है? हाँ परहेज खास है, जिसमें खास तौर पर ठंडी चीज़ें, अच्छा ठंडा से बचना। अच्छा। दही केला खीरा पपीता मूली सभी ठंडी चीज़ें। अच्छा और एलर्जी, हाँ एलर्जी करने वाली चीज़ें। अच्छा धूल डस्ट, इन सभी चीज़ों से पेशेंट को बचना चाहिए। अच्छा यूँ तो अस्थमा वाले पेशेंट को अनुलोम विलोम या कपाल भारती
ये सब करने से ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन पेशेंट कर नहीं पाते हैं, उन्हें सांस की दिक्कत होती है। अच्छा। तो अनुलोम विलोम भी नहीं कर सकते वो। ओहो। हाँ, लेकिन जितना कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। करना चाहिए। ठीक। डॉक्टर अब्बान, एक सवाल आपसे। जैसे हम चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा अपनी जगह है, लेकिन एक घरेलू नुस्खे होते हैं, आयुर्वेद में जड़ी बूटियां होती हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, तो ऐसा कोई नुस्खा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जो घर में हम अपना सकें? जैसे कि आपने सवाल पूछा है, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि इस बीमारी का इलाज लिया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो लिया जाए। लेकिन जब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो घरेलू नुस्खों के तौर पे हमें मुलेठी, काली मिर्च और अदरक, लौंग वगैरह इन सब चीज़ों का काढ़ा जो है बना के अगर हम लेते रहेंगे तो वो काफ़ी आरामदायक है फौरी तौर पे। लेकिन उससे ये है कि पूरा लंबे समय के लिए वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, उसके लिए इलाज लेना ही बेहतर है। लेकिन कुछ ये ऐसी चीज़ है कि जो इंस्टेंट कुछ थोड़ा हाँ, रिलीफ कुछ दे ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंस्टेंट जो है फ़ौरन जो है आराम देने लायक है। जैसे बलगम को निकालने वाली जो चीज़ें हैं दे? जी। उसका इस्तेमाल करें। अच्छा। कफ सिरप में एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल करें। अच्छा। कफ सिरप में एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल करें जो पुरुलेंट को निकाल दे, या उल्टी करने की, वोमिट करने की कोशिश करें। अच्छा। वोमिट करने से बहुत सारा जो बलगम है वो बाहर निकल जाता है, अच्छा। सांस की दिक्कत में राहत मिल जाता है। अच्छा। ये सब एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है ट्रीटमेंट ना ले पाए तो व्यक्ति इमीडिएट ऐसी चीज़ें कुछ लेके फौरी आराम तो उसको मिल ही उल्टी सकता उल्टी करने का कई तरीका है। है। जी। हाँ, जैसे कुछ नमक, थोड़ा सा कुछ नमक खा करके उसके साथ पानी पी लिया। पानी पी लिया जाए। हाँ, गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल पी कर लिया लिया। जाए। हाँ, और उंगली, हाथ से उसको हाँ, निकाल हाथ उंगली, कुछ 3 उंगली को जोड़ करके जी। अंदर गले के पास तक जो है पहुँचा कर जी। उल्टी करने का प्रयास किया जाए। राइट। हाँ, वोमिट करने की कोशिश की जाए। तो उस ताकि वोमिट करने से पुरुलेंट बलगम जो है बाहर निकल जाता है। अच्छा। और पेशेंट को उस वक्त थोड़ी देर के लिए राहत मिल थोड़ी जाती है। राहत मिल जाएगी। और उसके बाद तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये आधुनिक दवाइयाँ हैं, इन्हेलर है, स्टेरॉइड्स हैं, इसकी तुलना में जो आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो कितना, दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी करें तो कितना कारगर है? हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है एक्चुअली ये पुरुलेंट को निकालने का काम करता है। अच्छा। हम खास तौर पर उसी ट्रीटमेंट को देते हैं आयुर्वेद के जरिए जो पुरुलेंट को बाहर निकाले। जी। एलोपैथ में जो ट्रीटमेंट दी जाती है, इलाज दिया जाता है, उसमें जनरली स्टेरॉइड काम करता है। जी। और स्टेरॉइड क्या काम करता है कि पुरुलेंट को ड्राई करने का काम करता है। पुरुलेंट ड्राई होता है, स्पेस मिल जाता है, एयर पैसेज खुल जाता है फॉर ए टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से वो दिक्कत उसकी बढ़ती है और बार बार ऐसा होता है, और बार बार इनहेलर लेते हैं, बार बार ऐसा होता है, बार बार इनहेलर लेते हैं। और ऐसा करना पेशेंट के लिए लाइफ टाइम के लिए एक मुसीबत बन जाता है। अच्छा। जबकि आपका ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदिक जबकि है। हमारा जो ट्रीटमेंट है ये है कि इसके जरिए, इस ट्रीटमेंट के जरिए पुरुलेंट को बाहर निकालने का काम करते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं किया किसी पेशेंट को फौरी टाइम के लिए जो आराम देने का। हम पेशेंट को पहले ही कह देते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम कह देते हैं जब आपको इमरजेंसी हो तो इनहेलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इनहेलर पर डिपेंड नहीं हो सकते आप। जी। आप हमारी मेडिसिन को रेगुलर देते रहें, पुरुलेंट निकलता रहेगा। जितनी पुरानी बीमारी रहेगी उतने दिनों तक पुरुलेंट निकलेगा। और जब पुरुलेंट कुछ हद तक निकल जाएगा तो सांस की नली खुल जाएगी और फिर उसको सांस में दिक्कत अपने आप आराम मिल जाती है। और फिर कभी सांस की दिक्कत आई तो फिर उसी तरीके से जो बलगम निकालने वाली जो मेडिसिन है वही हम फिर देते हैं, और बार बार उसी मेडिसिन को हम देते हैं और पेशेंट क्योरनेस की तरफ जाता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। जनरली लोग इनहेलर को तो एक सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपने साथ रखते ही हैं, तो इनहेलर यूज़ करने वाले लोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि उसका हैबिचुअल नहीं होना है। इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे डिपेंड रहें, डॉक्टर साहब से संपर्क करें, वो ज़्यादा अच्छा है। आपसे अब मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा अंत में चलते चलते, वो ये है कि जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनको अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से है या अभी कुछ समय से हुई है, उनके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसी सलाह जो आप देना चाहें?
ये इसमें मैं सबसे बेहतर मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि लोग जो है आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद से जुड़े, हमसे जुड़ें। जैसा कि हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे सेंटर्स हैं दिल्ली नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, बिहार झारखंड में, और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है कई राज्यों में, और जो हमारी वेबसाइट है ख़ास करके जो www.asthmakarp.com। सोशल मीडिया पे आप हर्बल क्योर के नाम से हमारा जो ये पेज है उस पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। उस पे हमारे सारे सेंटर की डिटेल्स भी रहती है, सारी जितनी भी नोटिफिकेशंस है वो आप वहाँ से आपको पास वो मिलती रहेगी, सारी डिटेल्स आती रहेगी, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे और हमसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो डॉक्टर रब्बान, डॉक्टर मंसूर, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। मुझे लगता है बहुत फ्रूटफुल सबके लिए ये पॉडकास्ट होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। तो दर्शकों, देखा आपने एक चमत्कारिक उपाय, एक चमत्कारिक चिकित्सा जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना समझा होगा, उसके द्वारा एक इतनी बड़ी बीमारी को ट्रीट करने का डॉक्टर साहब ने एक संकल्प लिया है और उसके लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं। हम ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही प्रभावशाली लोगों को, ऐसे अनेक चिकित्सा पद्धति अपनाने वाले लोगों को आपके सामने लाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जिससे कि आपको उसका सीधा लाभ मिले। आप हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए, आयुर्वेदा ऑनलाइन से जुड़े रहिए। नमस्कार।